हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेलियां फिर से मिलने आई हैं अपने तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को जो कैमरे के उस पार बैठे हैं। तो चलिए नाजरीन, लाइव शो का हिस्सा बनिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस और बेशुमार कॉल्स कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। क्यों राबिया? बिल्कुल बुशरा, आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि 2-3 दिन से उसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में हकाइक बयान कर रहा है। और समा टीवी के एक शो में इस्लामिक स्कॉलर साहिल साहब ने कहा कि हमारे मुल्क की 95% खातीन जो हैं वो जाहिल हैं। अब साहिल साहब ने यह बात क्यों की, बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी? वुमेन राइट्स का टॉपिक भी अंडर डिस्कशन था, लेकिन लोगों ने उसे खातीन के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा समझा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ आज सेकेंडली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है कि सरसब्ज और खुशगवार माहौल को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है और गर्मी की शिद्दत से कैसे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ DGPHA ताहिर वट्टू साहब हमें बताएंगे कि वह लाहौर की ब्यूटिफिकेशन और माहौल दोस्त सरगर्मियों के लिए कौन कौन से इकदाम सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी हसान बिन सादत। ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, फैकल्टी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो ही इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। और आप देख सकते हैं कि मानसून का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है, प्रेडिक्शंस आ रही है हैवी रेनफॉल की। तो इसके हिसाब से जो इक़दाम चल रहे हैं, जो मेजर्स हैं, जानेंगे। क्लाइमेट एक्टिवेशन के हिसाब से पाकिस्तान में इतना काम चल रहा है, कितना होना चाहिए वो भी जानते हैं। और तो और हम आपको बताते चलें कि DGPHA भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर ताहिर वट्टू कुछ ही देर में, और डॉक्टर शिवाना मुफ्ती हु इज़ अ लाइफ कोच ट्रेनर गायनोकोलॉजिस्ट US से हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो जूम कॉल पर। उनसे हम ओपिनियन भी लेंगे कि 95% औरतें जो जाहिल हैं वो क्या वाकई है या नहीं। ये ओपिनियन हम लेंगे डॉक्टर शिवाना से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाती चलूँ मिस्टर हसान बिन सादत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा एंड राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एंड थैंक यू समा टीवी फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं यू बीइंग अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स, जब पिछले साल और इस साल की बात करते हैं तो क्या मेजर्स नए अडॉप्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस? हैवी रेनफॉल्स का भी हम सामना करेंगे कुछ ही देर में। जी, गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा इनिशिएटिव जो था गवर्नमेंट का वो सरसब्ज पंजाब था, जो उन्होंने कहा कि हम पंजाब को ग्रीन बनाएंगे, लाहौर को ग्रीन बनाएंगे। लाहौर ग्रीन बनेगा तो पंजाब ग्रीन बनेगा, और अगर पंजाब ग्रीन होगा तो पाकिस्तान ग्रीन होगा, विच वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द CM पंजाब। और अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स की, तो अभी जिस तरह प्रेडिक्शन है कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें होनी हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो ड्रेनेज पे काम कर रही है कि लाहौर की तकरीबन जो भी ड्रेन्स वगैरह हैं उनको ओपन कर दिया जाए उनको, ताकि वहाँ ब्लॉकेज ना हो और पानी जो है उसका निकास का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। प्लस प्लांटेशन जो गवर्नमेंट ने की है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन जो प्रमोट की है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो CM पंजाब ने लेके चला है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से। प्लस कुछ पिछली गवर्नमेंट ने जो काम किया था वाटर स्टोरेज टैंक्स का, जो लाहौर में कुछ जगहों पर उन्होंने स्टोरेज टैंक्स बनाए ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए। तो हमें लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि बारिशें होंगी, ज़्यादा होंगी, आप लोग जो हैं वो तैयार रहें, पानी को इकट्ठा करें, ज़ाया मत करने दें। जो भी रेन वाटर और हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, छतों में पानी इकट्ठा होता है, टैंक्स बना लें, गड़ा खोद लें, उस पर इकट्ठा कर लें पानी को और उसको यूज़ करें। और अपनी जो गुजरगाहें हैं, स्पेशली या आपके जो वाटर चैनल्स हैं, उनकी सफाई का इंतज़ाम करें ताकि वहाँ ब्लॉकेज ना हो, ताकि पानी का निकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप। अच्छा मानसून सीज़न तो है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत है। तो हम उसके हवाले से क्लाइमेट को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि लोग ब्रीदेबल एनवायरनमेंट में रह सकें? जी, एनवायरनमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लांटेशन। कि आप जब पौधे लगाते हैं तो हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं कि ट्रीज आर अ कंप्लीट पैकेज। व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ, व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ होप। तो ट्री जो है वो आपकी एक बहुत पूरा मैकेनिज्म है। तो अगर आप पौधे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल भी होगा, आपका पोल्यूशन कंट्रोल भी होगा, आपकी जो गर्मी का शिद्दत है उसमें भी कमी होगी, आपकी सॉइल जो है उसकी इरोजन को भी रोकेगा। तो ट्री जो है वो कंप्लीट पैकेज है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, माहौल को साफ रखें, कोशिश करें कि आप आलूदगी ना फैलाएं, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट स्प्रेडिंग पोल्यूशन तो आप एनवायरनमेंट को साफ रख रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं शेयर करता हूँ, आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। याद रखें, अगर इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो फिर आप also be part of the problem as well and try to be part of the solution। बिल्कुल ठीक बात की आपने। लेकिन ये बताया, जब हम पौधे लगाने की बात करते हैं, हर साल हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सी एक्टिविटीज़ वॉलंटियर बेसिस पे हो रही होती है और प्रॉपर कैंपेन्स और एक्टिवेशंस चल रही होती है इसके हवाले से। लेकिन असल में पूरे साल और हर साल टारगेट कितना होना चाहिए ट्रीज़ लगाने का, पौधे लगाने का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इसमें एक चीज़ बड़ी ऐड कर दूँ, आजकल ये सोशल मीडिया स्टंट बन चुका है अनफॉर्चुनेटली।
10 लाख पौधे लग गए, 5 लाख पौधे लग गए, मैंने 10,000 पौधे लगा दिए। सही बात। मसला सिर्फ लगाने का नहीं, मसला है उनको परवान चढ़ाने का, मसला है उनको ग्रो करने का। इट्स नॉट अबाउट कि आपने पौधे लगा दिए, अहम चीज़ ये है कि कितने पौधे बढ़े, उसकी ग्रूमिंग है, उसकी ग्रूमिंग प्रॉपर कितनी हुई, पॉलिशिंग है। कितना पौधे, क्योंकि अगर आप एक ट्री लगाते हैं आज, तो आज वो बेनिफिशियल नहीं होगा, उसकी लाइफ है। कुछ पौधे 2 साल बाद, कुछ पौधे 5 साल बाद, कुछ पौधे 10 साल बाद उसका फ्रूटिंग का टाइम है, उसकी कार्बन कैप्चर की कैपेसिटी है कि वो कितनी हद तक पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, किस हद तक वो फ्रूट्स देगा। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंड इट वेरीज अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्पीशीज लगाई है और उसके हिसाब से कितने साल में, 5 साल, 2 साल, 8 साल। सो हमें सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, पौधे को बड़ा भी करना है। अच्छा, जब लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात करें कि लाहौर की जो बढ़ती गर्मी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए कितना एरिया मैक्सिमम जो है वो ग्रीनरी से कवर होना चाहिए ताकि माहौल जो है वो बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसमें ऐड कर दूं आपको कि इंटरनेशनल जो लेवल है प्लांटेशन का, वो ये होता है कि किसी भी मुल्क की 25% टोटल जो 25% एरिया है वो होना चाहिए। पाकिस्तान का 5% भी जंगलात में नहीं है। तो आप देखें कि किसी भी मुल्क का टोटल एरिया का 25% होना चाहिए आपका फॉरेस्ट कवर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5% से लेस फॉरेस्ट कवर है। तो लाहौर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लाहौर को तो कहते थे बागों का शहर। हमारे साथ PHA के जो है वो ज्वाइन कर दिया, जी साहब ने, वो मज़ीद ऐड करेंगे कि लोग बागों का शहर था हमारा और खूबसूरत, और आज स्मोक का शहर है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। तो हमारे पास तकरीबन 20 से 25% रकबे का जो है वो आपका जंगलात होना चाहिए। और अब एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी शहरों के अंदर आप जो है जो खुली स्पेसिस हैं, रोड साइड के ऊपर है, आपकी पेवमेंट्स हैं, वहाँ पे पौधे लगाएं। सोशल फॉरेस्ट्री है, लोगों को प्रमोट किया जाए कि अपने घरों में लगाएं, अपने आसपास कोई आपके बाग, आपके पास ग्राउंड है वहाँ लगाएं। तो हमें फोकस करना चाहिए ताकि लोग प्लांटेशन करें, बिकॉज इफ देयर विल बी प्लांटेशन, ग्रीनरी होगी तो माहौल साफ होगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की। जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं नाजरीन, तो आप भी ज़रूर सुन रहे होंगे और हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता सके कि देखिए मॉनसून तो स्टार्ट हो रहा है और प्रेडिक्शंस जो चल रही है राबिया, उसके हिसाब से तो हैवी रेनफॉल प्रेडिक्शंस आ रही हैं। यू नेवर नो कि कब से स्टार्ट हो जाए, अभी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाए जब तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आप सुबह से स्टार्ट हो भी चुकी हैं। ये तो है, सुबह तो हुई है, लेकिन वो जो एक हैवी रेनफॉल वाली एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वो सब कह रहे हैं कि कब होंगी, यू नेवर नो कब हो रही है। लेकिन कुछ मेजर्स आप लोग भी अडॉप्ट कीजिए, अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी प्रिपरेशंस रखें कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। और मानसून में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत भी है। इन्होंने जिस तरह बात की कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप लगाएं। हम जब रहते हैं कंस्ट्रक्टिव एरियाज़ में, जिनको हम अर्बन एरियाज़ भी कह देते हैं, तो वहाँ पर आप जब पौधे लगाएंगे तो उनकी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। खाली उसको लगाना सब कुछ नहीं होता, उसको परवान चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से हम बात करेंगे PHA से। जी, ही इज़ DG PHA। हमें हमारे एक और ख़ास मेहमान ने अभी कुछ ही देर में ज्वाइन करना है, मिस्टर ताहिर वट्टू से। उनसे भी जानेंगे कि PHA जो है वो कितनी मेजरमेंट्स ले रही हैं, क्या क्या अडॉप्टिव मेजरमेंट्स उन्होंने ले ली है इस साल आने वाली मानसून बारिशों के हवाले से, और वैसे भी ओवरऑल जब हम बात करते हैं तफरीरी मकामात के हवाले से। लेकिन हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप देख रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी साइड बाय साइड चल रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सब कुछ अनएंडिंग बेस पे जैसे कहते हैं ना इम्पेशेंटली चल रहा है। तो ये बताएं, जब हम पौधे लगाने की बात करते हैं तो घरों में ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिनके घरों में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए, छाँव वाला एरिया प्रमोट करने के लिए, जो तमाम के तमाम बहुत अच्छा सवाल किया आपने बुशरा। 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा। रूफ टॉप गार्डनिंग का कंसेप्ट है, ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर बालकोनी है तो उसमें आप पौधे लगाएं, आपके पास छत है तो रूफ टॉप गार्डनिंग करें आप। और ये जितना भी ज़्यादा हो सकता है अपने हिस्से का रोल प्ले करें। मैंने पहले बताया कि या तो आप प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं या सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं। तो कोशिश करें कि यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। या आपका रवैया माहौल दोस्त होगा या माहौल दोस्त नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप अपना रवैया वो अपनाएं जो माहौल दोस्त हो, क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, ये तो प्लांटेशन की बात कर दी। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो बहुत से फैक्टर्स आते हैं और इसमें 2-3 फैक्टर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो ऐड करूँगा। वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हम कूड़े को आग लगा देते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह है। कोशिश करना चाहिए कि नहीं जलाएं कूड़े को। अच्छा, फिर मैं एक और बात कर दूंगा। हमारे घर में मैं आम मिसाल दूंगा, हमारे जो ऑडियंस प्रोग्राम देख रही है नॉर्मल, तो नॉर्मल ये होता है कि जो घर में सफाई करने वाली आती हैं ख़वातीन, वो जब सफाई करती हैं तो सफाई के बाद अगर प्लाट में तिनके हैं या वो सूखे पत्ते पड़े उनको आग लगा देंगे। उनको बिल्कुल आग नहीं लगानी चाहिए। वो कंपोस्ट है, आप उससे खाद बनाएं। अच्छा हसन, यहीं पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी आपने बताया कि आग शाग लगा देते हैं, लेकिन शहरों से बाहर अगर हम जाएँ देखें, जो सोसाइटीज़ बिल्डअप वहाँ पर रेजिडेंस के लिए हो रही हैं, वहाँ पर लोग पौधे शौधे काट कर वहाँ पर
रेजिडेंट्स के लिए बिल्डअप कर रहे हैं चीज़ें, कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, तो इज़ दैट गुड कि आप एक ऑलरेडी ग्रीन एरिया को काट कर तो वहाँ पर आप रेजिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं लेता, बट मुल्तान में बहुत बड़े जो थे हमारे पास फॉर्म्स थे मैंगो के, और वो मैंगो के फॉर्म काट दिए गए और वहाँ सोसाइटी बन गई। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत गलत बात है कि आपकी ज़राई ज़मीन जो कि इंतहाई ज़रखेज़ है, जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि आपको जो है मुल्क की इकॉनमी में ऐड भी कर रही है, प्लस वो आपके क्लाइमेट चेंज को भी रोक रही है, आप उसको खत्म करके आप सोसाइटीज़ बना दें। सोसाइटीज़ बननी चाहिए, मैं डिनाई नहीं करता, ज़्यादा उससे तो आपके जो मसले हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप सोसाइटीज़ बनाएं, बट वहाँ बनाएं जहाँ पे आपकी लैंड प्रोडक्टिव नहीं है। वो ज़मीन जो बंजर है, सहरा में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, रेगिस्तान में चले जाएं, ये मैं नहीं कहता रेगिस्तान में चले जाएं, बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंड प्रोडक्टिव नहीं है, जहाँ पे इतनी फर्टाइल नहीं है, आप वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाएं। बट जो फर्टाइल लैंड है उसको कोशिश करें, वो तो नेमत है, वो तो देखिए आपको इट्स अ गिफ्ट, एग्रीकल्चर रखें, उसको आप मत ज़ाया करें। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि हमें जो है इस लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये नहीं, आपने जब मैं बात करता हूँ ना माहौल दोस्त रवैया, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपने अपनानी है। आपने कूड़ा नहीं फैलाना, आपने आलूदगी नहीं फैलानी, आपने कचरा नहीं फैलाना, आपने पानी ज़ाया नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि आप पौधे लगाएं और उनको परवान चढ़ाएं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो देखिए आपको एक नेमत मिली है, इट्स प्रेशियस गिफ्ट, उसको आप ज़ाया करके रेजिडेंशियल एरिया बनाएंगे तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रीनरी की, नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो वो तो फिर हम लूज़ करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान से जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मिस्टर ताहिर भट्ट, ही DG PHS। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। सर मुझे ये बताइएगा, हसान साहब मुझे ये बताइएगा, जब मैं आपसे बात करती हूँ अगेन, जब पौधों की बात होती है तो आप ये देखें कि कौन से स्पेसिफिक पौधे हैं जो खास इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलते हैं, जिनकी जो लाइफ होती है वो भी अच्छी है, उनकी हाइट भी लंबी होती है, छाँव वाले हो गए, या ज़्यादा वो इफेक्टिव होते हैं इन्वायरमेंट को ग्रीनरी प्रोवाइड करने में? बहुत अच्छा सवाल किया बुशरा आपने, मैं इसमें ऐड करूंगा, हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं हमें वो प्रमोट करने चाहिए। नेटिव प्लांट्स कौन से हमारे पास? किकर है हमारे पास शरीं है हमारे पास, सुंबल हमारे पास, ये मैं नॉर्मल नाम ले रहा हूँ आप लोगों को। ये वो पौधे हैं हमारे पास जो पाकिस्तान के मकामी दरख्त हैं। एलेस्टोनिया पाकिस्तान का मकामी दरख्त है हमारे पास, नेटिव हमारे पास, तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम ये पौधे लगाएं। किकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वो देखें, वो आपके जितनी ये है आपकी लाइफ स्टॉक को उसे खाती भी है, फीड भी करती है उसके ऊपर, और प्लस उसकी लकड़ी भी आपकी इस्तेमाल होती है, और वो छाँव भी बहुत अच्छी देता है। इसी तरह आपके पास जो बेरी का दरख्त है, बेर का दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मकामी है। तो हमारे पास बहुत से फ्रूट के, अच्छा जामन का दरख्त पाकिस्तान का मकामी है। आपको कोशिश करनी चाहिए वो पौधे लगाएं, या तो जो फलदार हों या वो फूलदार हों, और वो मकामी हों, तो ऑटोमेटिकली हमारे टेम्परेचर के मुताबिक वो ग्रो भी करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ भी करेंगे, और वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ मुताबिकत भी रखते हैं, तो हमें उनको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, वो बारिश से जितना पानी होगा उनको मिल जाएगा, वो ग्रो करेंगे। अच्छा, हमारे पार्क्स भी तो इतने ज़्यादा हैं, हम उनको भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, गंद हर जगह पड़ा होता है, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या गाइडेंस है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगेन लाहौर में कंपनी बनी हुई है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम है लाहौर को साफ करना, और सिर्फ काम उसका नहीं है, मैं एक बात करूंगा, सफाई निस्फ ईमान है हम कहते हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। मैंने बताया आपका रवैया अगर माहौल दोस्त होगा तो आप जब बाहर जाएंगे तो आप कूड़ा नहीं फैलाएंगे, लेकिन अगर आपका रवैया माहौल दोस्त नहीं है तो आप चाहे वो किसी पार्क में जाएं, चाहे आप पिकनिक मनाने बाहर जाएं, तो आप रैपर भी बाहर फेंकेंगे, आप कूड़ा भी बाहर फेंकेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ये फिर सब चीज़ें कलेक्टिव होके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें सबको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाना होगा, जिम्मेदार शहरी बन के जो है हम अपना रोल प्ले करेंगे। हम अगर सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे तो आप देखेंगे कि सोल्यूशन मिलेगा हमें, लेकिन अगर हम सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम में सही होंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। साथ साथ आपने एडवाइस भी दी है नाज़रीन को, जो कि हमें उम्मीद है कि उनको समझ आ रही होगी कि पौधे लगाना ज़रूरी है, ना तो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, बल्कि आप अपने घर के इर्द गिर्द कहीं भी जगह आपको मिलती है तो वो ज़रूर लगाएं, और उसकी हिफाजत भी करें, प्रोटेक्शन भी करें, उसकी ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी करें। जब हम चलते हैं मेरी सहेली के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना, और राबी बताइए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कौन सा है? हेल्थ सेगमेंट ऑब्वियसली बुशरा। तो जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान ज़ियानी, ही इज़ अ डेंटिस्ट इन हेल्थ सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। सर जब हम बात करते हैं दांतों के बारे में, ऑब्वियसली यू आर डेंटिस्ट, तो मैं आपसे दांतों के हवाले से क्वेश्चंस करूंगी। ये बताइए कि दांतों में पीलापन आ जाता है, और कुछ ऐसे मेजरमेंट्स के बाद भी आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं नाजरीन, लेकिन उनका पीलापन ना जाए, तो क्या वजह होती है? कोई जेनेटिकल इशू होता है या कोई पेट की खराबी होती है? क्या असल में दांतों का पीलापन रिमूवेबल है या नहीं? एग्जैक्टली पीलापन दो तरह से होता है। एक तो जो ऊपर ऊपर जमा होता है, जो हम एक्सटर्नल स्टेन कहते हैं।
दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रेन जो कि परमानेंट होता है। एक्सटर्नल स्ट्रेन की दो वजह हैं, एक तो ब्रश ना करना, दूसरा सही वक्त पे ब्रश ना करना, और तीसरा मुख्तलिफ किस्म के फिज़िक ड्रिंक्स पीना। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रेन्स हैं वो हम क्लिनिक पे ही अपने स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से हम दूर कर देते हैं, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेन्स हैं उसकी वजह और है। अगर बचपन में 5 साल की उम्र से पहले वो जो ज़मीनी नलका जो बोर करके पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा होती है, अगर वो पानी पिया हो पेशेंट तो उसके परमानेंट उसके दांतों पर पीले या ब्राउन स्ट्रेन्स बन सकते हैं, जिसको कि हम क्लिनिकल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के साथ दूर नहीं कर सकते। हमें उसके लिए उसको दांतों की वाइटनिंग या ब्लीचिंग करनी पड़ती है या उनको वेनियर्स करने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली ये तो आप क्लिनिकल मेथड बता रहे हैं ना, लेकिन लोग देसी टोटके भी घरों में कर रहे होते हैं, तो वो हेल्पफुल होते हैं या करने भी चाहिए? किसी हद तक, लेकिन बेकिंग सोडा, लेमन, नमक मिलाएं, बनाना पील ऐसे ही है। एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें, ये एक मैजिकल माउथ वॉश बन जाता है। लेकिन वाकई बनता है या नहीं? ये है, लेकिन इससे किसी हद तक सफाई होती है। आप कहें कि 100% आपके दांत से हो जाए तो वो डेंटिस्ट के पास जाए बगैर नहीं होंगे। WHO की रिकमेंडेशन है कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को विज़िट किया जाए, चाहे कुछ भी ना हो। अच्छा, दांतों की जो इरेगुलर स्केलिंग होती है, इरेगुलरिटी होती है दांतों में, तो उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं शेप को स्ट्रेट करने के लिए? वजूहात और ट्रीटमेंट दोनों चलते हैं। वजह का पता होगा तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ऑब्वियसली जो बच्चे फीडर पीते हैं या थम सकिंग करते हैं उनके तालू नैरो हो जाते हैं और जब दांत उगते हैं तो जगह कम होती है, दांत आगे बचपन से ही, ठीक है। इनको हम क्रूक टीथ कहते हैं। इसके अब मुख्तलिफ तरीके आगे, पहले ब्रेसेस थी, अब अलाइनर्स आ गए जो कि इनविजिबल है, नज़र नहीं आते, तो ये ट्रीटेबल है। 18-19 साल की उम्र तक ये करवा लेने चाहिए, लेकिन दूध के दांत 12 साल की उम्र में जाके गिरते हैं। 12 साल के बाद ट्रीटमेंट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे दांत परमानेंट होते हैं, उन पर हम वर्किंग करें थ्रू लाइनर्स और ब्रेसेस, वो काम करता है, अदरवाइज नहीं। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं ब्रेसेस और लाइनर्स की, जो आपने बात की, दोनों में से इफेक्टिव कौन से हैं और किस एज में ज़्यादा आप लगाते हैं? किसी भी एज में तो कौन सी वो एज है जिसमें आप लगाएं तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं? 18 से 20 साल की उम्र ऐसी है कि उसमें बोन जो जॉब 20 साल के बाद अगर आप लगाएंगे तो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन, इलाज की जो मुद्दत है वो बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट टेन्योर जिसको कहते हैं बढ़ जाता है। तो डिफरेंस क्या है अलाइनर्स में और उसमें? ब्रेसेस में है कि वो मेटालिक ब्रेसेस लगती है दांतों पे, किसी आज से कुछ साल पहले तक वो थी। उनका नुकसान वाहिद ये था कि पेशेंट बावजूद कोशिश के अपने दांत सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाता था, फूड इन्फेक्शंस होती थी, गोश्त के फाइबर फंस जाते थे, डिकम्पोज होते थे, मुँह से स्मेल आती थी। हालांकि हम बड़े बड़े उनको ब्रशेस देते थे साफ़ करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कसर रहती, फिर ब्रैकेट्स उतर जाती थी, वायर टूट गई, ब्रैकेट्स टूट गई, तो जब तक नहीं लगती थी तब तक वो ट्रीटमेंट प्लान आपका टाइम बढ़ता जाता था। अब उसको देखते हुए इनविजिबल अलाइनर्स आ गए जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं और बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं, आसानी से सुधारे जा सकते हैं और ज़्यादा इनके पेशेंट फ्रेंडली हैं जो अलाइनर्स है। पेनफुल भी होता है? नथिंग, बिल्कुल कोई भी तरीका जो डेंटिस्ट्री का है। अच्छा, वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि स्केलिंग के बाद ना आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ये मिथ है कि? इट इज़ अ मिथ। मुंह धोने से मुंह कमज़ोर नहीं होता। तो दांतों की स्केलिंग, दांतों की सफाई है, वो दांतों की स्केलिंग कभी दांत खराब नहीं थी। हाँ, अगर आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करते हैं, जैसे अब गांव देहातों या मज़ाफ़ात में अताई डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, अताई डेंटिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, वो दांतों को रगड़ के साफ़ करते हैं, वो फौरी रिजल्ट आता है, लेकिन घर जाके पता चलता है कि ये तो काम खत्म। अच्छा, स्केलिंग तो यूजुअली होती है टू रिमूव द इन बिटवीन प्लैग जो दांतों के दरमियान होते हैं, तो ये बताएं स्टेन्स हैं या टार्टर को हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग टिप्स के साथ फ्लैग हो गया, जो एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट मेटालिक सा जो बन जाता है, एक मेटालिक नहीं बनता, स्टोन लाइक बनता है, वो स्टोन्स लाइक बन जाते हैं। हाँ जी, अब दुनिया की अच्छी सी टूथपेस्ट से भी दांत साफ कर लें, हमारा जो थूक है स्लाइव वो 20 मिनट के बाद प्लाक बनानी शुरू करता है। प्लाक का कलेक्शन बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया, जब उस प्लाक को आप अनअटेंडेड छोड़ते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो वो स्टोन की शक्ल। तो फ्लॉसिंग से वो, अगर आप घर बैठे रेगुलरली अगर आप फ्लॉसिंग करें या घर में आप कुछ ऐसे मेजरमेंट्स अपने दांतों के लिए करें, तो वो प्लैग आपका नेचुरली भी बनने से रोकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्केलिंग नहीं कराते, बनने से नहीं रोकता, उनका प्लैग नहीं होता, टार्टर नहीं होता। आप प्लाक को बनने से रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी जो सफाई कर फ्लॉसिंग सकते है, हैं फ्लॉसिंग, वो उस प्लाक को रिमूव करती है जो दो दांतों के बीच में, जो ब्रश से भी नहीं जाता, राइट, ब्रश से भी नहीं जाता। ब्रश तो दांतों की सरफेस को साफ करता है, जो इन बिटवीन टीथ है उसको फ्लॉस करता है। तो ये बताएं, जब ब्रेसेस या लाइनर्स लगे हो तो आपके ब्रेसेस के ऊपर भी खाना फंस जाता है क्या, इस तरह से पीलापन आ जाता है, डर्टी हो जाते हैं, अनटाइडी लगते हैं, तो ब्रेसेस जब लगे हो दांतों पे तो तब कैसे आप सफाई रख सकते हैं? उसके लिए ख़ास हम ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस होते हैं, बारीक से ब्रश होते हैं, उसके साथ हम पेशेंट को टीच करते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं कि आपने ऐसे घर जाके साफ़ करना है, गम्स के साथ ब्रैकेट्स को कैसे साफ़ करना है। माउथ वॉशेज़ होते हैं जो कि पेशेंट के मुंह को अल्टीमेट जितना हम पॉसिबल हो सकता है उनको हम साफ़ रख सकते हैं। अच्छा, अलाइनर्स और ब्रेसेस में से बेटर ऑप्शन क्या है जो आज
के टाइम पे आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोगों को कि वो ये यूज़ करें? मैं किसी एक को प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जगहों पे अलाइनर्स काम नहीं करते तो फिर हमें ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं, लेकिन कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर हम अलाइनर्स को तरजीह देते हैं। अच्छा, यूजुअली जो आपके दांतों में गैप आया होता है वो भी कवर हो जाता है ब्रेसेस से, अलाइनर से भी? अलाइनर से भी कवर हो जाता है। अगर अब हम देखें कि दांत कुछ ज़्यादा ही गैप है, फिर उन दांतों को हम वेनियर्स या क्राउन्स करके उस गैप को ख़त्म कर देते हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बड़ा कॉमन सवाल हूँ कि मैं कहूँगा पूछते हैं लोग, मिसवाक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मिसवाक को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर से पूछा जाता है मिसवाक की बात। मिसवाक, क्योंकि एक बात मैंने जो पढ़ी वो ये थी कि यूएस में मैंने देखा कि वहाँ पे वो कहते हैं ऑर्गेनिक ट्विग ब्रश, और बड़ा मीडिया पे भी आया कि यूज़ करना चाहिए, तो थोड़ा सा इस वाले से भी लोगों को गाइडेंस दें, अच्छी बात होगी। मिसवाक पे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरा एक जो मिसवाक के जो फाइबर्स हैं वो दांतों के बीच में जो फ्लॉसिंग का काम कर जाते हैं। आप टूथपिक जो मार रहे होते हैं जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है, उससे बेहतर है कि आप मिसवाक करें वर्टिकल। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, फिर इसका जो जूस उसमें से निकलता है, एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, वो जरासीम को काफ़ी हद तक इनएक्टिव रखता है वो। तो मिसवाक एक अच्छा डॉक्टर साहब, विजडम टूथ जो एक्सट्रैक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कब करवानी चाहिए? विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन जैसे ही बच्चा 17-18 साल को और मुंह में आ जाए तो यूरोप में तो निकाल देते हैं, हम तब निकालते हैं जब वो बिल्कुल मामला एंड हो जाता है। ये विजडम जब उगता है तब तकलीफ देता है, जब मुंह में रहता है चूँकि वहाँ तक ब्रश नहीं जाता, कीड़ा लगता है तब तकलीफ देता है, फिर जब निकालते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये तकलीफ से ही निकलता है, सर्जिकल प्रोसेस से निकलता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब ये आप बच्चा बड़ा हो उसका एक्सरे कराया जाए 17-18 साल की एज में, अगर विजडम टूथ है और वो टेढ़ा है उसको फ़ौरन निकलवा। डेंटल पर्ल्स भी होते हैं, डेंटल पर्ल्स बिल्कुल, उनका कोई काम है आपके मुंह में या नहीं? डेंटल पर्ल्स ये बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कुछ जगहों पे इसको आप डेंटल ज्वेलरी के तौर पे लगाते हैं, दांतों पे स्टार्स लगा लिए। वी डोंट रिकमेंड बिकॉज इसमें सफाई में इशू आ जाता है। अच्छा, जो खातीन स्मोकिंग करती हैं ऑब्वियसली उनका भी इशू आता होगा दांतों का, पीलापन या व्हाट्सोएवर, तो क्या प्रिकॉशंस हैं उनके लिए? पहली तो ये कि स्मोकिंग ना करें सेकंड ये कि हर 6 माह या 3 माह के बाद डेंटिस्ट के पास जाएं और जितने निकोटिन स्टेन्स हैं उनको दूर करवा लिया जाए, अदरवाइज़ वो स्टेन पक्के होते जाते हैं, फिर दांतों को वाइट करना पॉसिबल नहीं होता या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताएं, जब हम अगेन बात करते दांतों की, तो एक तो आपने, या तो आप मुझे बताएं कि नाश्ता करने के बाद टूथब्रश किया जाए, एक नई हम कह सकते हैं ना इन्फॉर्मेशन है, पहले होता था कि आप सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि निहार मुँह खाएं फिर जो है टूथब्रश करें, तो ये क्या है? आप अपने डेली रूटीन में टूथब्रश को किस तरह से? इससे भी ज़रूरी बात बताऊंगा, रात को सोने से पहले जो ब्रश है, खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाने से पहले का ब्रश, दैट इज़ ऑफ प्राइम वैल्यू। असल जो मेडिकल बेनिफिट है वो रात को सोने से पहले का ब्रश है। वजह क्या है कि हमारे इंसानी थूक में बैक्टीरिया होते हैं, हम जब रात को खाना वाना खा लेते हैं, मेजर पोर्शन पेट में गया, लेफ्ट ओवर मुँह में रह गए, अब जो मुंह में जो हमारा थूक में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उन फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं, उससे 2 एसिड्स बनते हैं, ब्यूटारिक एंड लैक्टिक एसिड। वही ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड वो दांतों को भी कीड़ा लगने का बायस बनते हैं, पूरी रात आप सो रहे होते तो आपके पास 8-9 घंटे का कंसेप्टिव ब्रेक होता है, मुंह से बदबू आने का सबब भी है। तो रात को ब्रश करके सुबह को ब्रश करने की जरूरत ही नहीं है, आप सुबह के कुल्ली करें, नाश्ता करें, बट नाश्ते के बाद फिर ब्रश करें, बिकॉज नाश्ते और लंच के बीच में फिर 5-6 घंटे हैं जिसमें बहुत से लोग पानी वानी पी लेते हैं, ड्रिंक्स पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी, मुंह साफ रहता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो खामोशी से बैठे काम कर रहे हैं, तो वही ऑलमोस्ट ब्रेक आ जाती है, ब्रेक आ गया। अगर उसमें फिर भी कुछ नाश्ते के ज़रात हैं तो वो फिर से दांतों की डिकम्पोजिशन का बायस होगा। अच्छा, हम लोग यूजुअली जो हैं जो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, लोग यूजुअली जाते नहीं हैं कि वो लें, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वेदर इट्स स्केलिंग और ब्रेसेस, तो इनके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेट्स इनके कुछ भी नहीं है। अगर आप महंगे की तरफ जाते हैं तो अब तो बहुत से जगहों पे गवर्नमेंट ने जो डेंटल के सेंटर्स बना दिए हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वहाँ पे काम बहुत ही सस्ता या बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट क्लिनिक से महंगा, क्योंकि प्राइवेट डेंटिस्ट ने सारा कुछ खुद से लेना होता है, डेंटिस्ट्री का तकरीबन सारा सामान इम्पोर्ट होता है, हमें महंगा मिलता है, तो हम फिर वो। अच्छा, एक वैसे भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट डेंटल सर्जन्स हैं और जो प्राइवेट डेंटल सर्जन्स हैं, ठीक है गवर्नमेंट के थ्रू आप करते हैं तो पर्ची सिस्टम है, सस्ता हो जाता है काम, लेकिन फिर भी 95% आवाम सेटिस्फाई नहीं होती कि गवर्नमेंट का है तो जी हमें वो डेंटल सर्जन इस तरह से नहीं ट्रीट करेंगे जिससे प्राइवेटली किया जा सकता है। तो आप बताएं, प्राइवेटली तो ऑब्वियसली इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर एनीबॉडी, इवन के लोग बाहर से आके यहाँ पे आते हैं डेंटिस्ट के पास। तो आप ये ज़रूर बताएं बीइंग अ डेंटिस्ट कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, क्या वो इफेक्टिवली ही काम कर रहा है? सिर्फ फीस जो पैसे वो कम होते हैं या
वाकई कोई इश्यूज है वो उस तरह से ट्रीट नहीं करते पेशेंट्स को जैसा करना चाहिए? ऑब्वियसली जहाँ पे रश ज़्यादा होगा, डॉक्टर्स कम होंगे, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हालात हैं। अगर ऐसा फिर भी आपको तसल्ली नहीं है कि टीचिंग हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका काम नहीं तसल्ली के मुताबिक हो रहा, तो आप प्राइवेट डेंटिस्ट से बात करें, वो आपको इंस्टॉलमेंट में या आपको इजी थोड़े से तरीक़ों में पेमेंट आपसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एटलीस्ट सर मैं तो आपका। लेता हूँ ऐसे। बीइंग अ डेंटिस्ट आपने हमें बहुत इंफॉर्मेटिव मेडिकेटेड एडवाइसेस दी दांतों के हवाले से, और दांत जो है वो सबसे पहले जो नोटिस किए जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्यूटी। और नाजरीन, दांतों का ख्याल रखें, दे आर प्रेशियस और दोबारा नहीं आते। जब परमानेंट दांत आपके लगे हो तो उनका ख्याल रखें, और डॉक्टर्स के पास जाके बिला वजह पे दांत मत निकलवाएं, क्योंकि अक्सर आप इस हवाले से आपसे क्वेश्चन भी करूँगी बिफोर वी रैप अप द हेल्थ सेगमेंट सेशन, कि अक्सर पेशेंट्स को ये शिकायत होती है कि डॉक्टर ने उसके 1 या 2 दांत निकाल दिए, तो क्या ये क्यों डॉक्टर्स, व्हाई डू दे डू दैट? जो डॉक्टर होगा ना, प्रॉपर क्वालिफाइड डेंटिस्ट, वो कभी दांत निकालने को तरजीह नहीं देगा। हम लोग दांतों को बचाने की कोशिश करते हैं, आइदर बाय रूट प्लानिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको दांत को डेड करना कहते हैं। बाज़ वक़्त पेशेंट घर से सोच के आया होता है कि इलाज दंदा अखराज दंदा, उनको फिर मैं समझाता हूँ कि भाई आपकी आँख में मसला होगा तो क्या करेंगे, निकलवाएंगे या ट्रीट कराएंगे? तो हर दांत का अपने वैल्यू है, सामने के दांत बोलने के लिए ज़रूरी अच्छा, है। ये कहते हैं ना ब्रेसेस में आपके 2 दांत ऊपर के भी निकलते, 2 नीचे भी, अलाइनमेंट के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो क्या ज़रूरी होता है कि आपने 4 दांत निकालने? ये बाज़ वक़्त, हर वक्त नहीं, कई दफ़ा जब क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे पास जगह, हम फिर निस्बतन वो दांत जो निस्बतन कम इस्तेमाल होते हैं उनको निकाल देते हैं। जगह बनती तो हम हर दांत को फिर एक उसकी जगह पे पीछे ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द हेल्थ सेगमेंट, मेरी सहेली, थैंक यू। ये चलते हम अपने एक और ख़ास एक्सक्लूसिव गेस्ट की जानब, हु इज़ DGPHA मिस्टर ताहिर वट्टू। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। जी थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम सलाम। सर, जैसे हम आज का टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट एक्टिवेशन के हवाले से, तो ये बताइए, मानसून स्टार्ट हो गया, प्रेडिक्शंस चल रही हैं हैवी रेनफॉल की, लेकिन मैंने टॉक अबाउट द PHA, तो ये बताइए कि जब PHA जो है वो तफरीरी मकामात पे क्या नए इक़दामात लेकर आ रहे हैं फैमिलीज़ के लिए जो आती हैं वहाँ पर? देखिए, इसमें अभी भी हमारे जो जितने तकरीबन 850 के करीब पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स में जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कैटेगरी के हवाले से, जैसे एल्डर्स के लिए डिफरेंट जो है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और अभी जो है कि और भी हम इसमें कुछ दुबई से कुछ जो है लोग आए हुए हैं, तो वो बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ जो है कि वो अभी आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। अच्छा वट्टू साहब, लाहौर की आबो हवा की बेहतरी के लिए मैक्सिमम जो है सालाना हम बात करें तो कितने पौधे लगाना टारगेट है कि इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहे? देखिए, इस वक्त जो लाहौर है उसका जो ट्री कवर है वो बहुत कम है, अराउंड जो है कि 1% के करीब है, और इस 1% में भी मैक्सिमम हमारी प्लांटेशन जो है गवर्नमेंट लैंड्स पे हुई है, जैसे हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जैसे हमारे पार्क्स हैं। तो जो प्राइवेट जो पुरानी कॉलोनीज़ हैं लाहौर की, वहाँ पे प्लांटेशन बहुत कम है। तो एटलीस्ट जो है कि अगर हमने जो लाहौर के एटमॉस्फेयर को बेहतर करना है, AQI को बेहतर करना है, तो एटलीस्ट हमें 15 से 20% जो प्लांटेशन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये बताएं कि हमें इसके लिए कितना एरिया चाहिए? देखिए, हर साल पौधे लगाने के लिए कितना एरिया हो जो मैक्सिमम कवर कर सकते हैं ग्रीनरी? जी, अगर आपने जो है कि अपने 15% पे लेके जाना है, तो आपको तकरीबन 99 जो लैख के करीब ट्रीज जो है वो और प्लांट करने पड़ेंगे, और उसके लिए जो है कि वो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो है वो एरिया चाहिए। और आपको पता है कि अभी जो है कि सबसे बड़ा जो इशू लाहौर का वो जो ओपन स्पेसेस है उनकी अवेलेबिलिटी है। तो अभी गवर्नमेंट जो है उसके साथ हमारी एक प्लान हुआ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ओपन स्पेसेस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट यही है कि विद इन 5 और 7 ईयर जो है कि इस एरिए को 15 से 20%। अच्छा DG साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लाहौर में मैक्सिमम कितने पार्क्स हैं और उनमें से कितनों की हालत बेहतर है, और अगर इनकी जितने हैं उनकी हालत बेहतर नहीं है तो उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या किया जा सकता है? यूजुअली हम देखते हैं पार्क्स में गार्बेज होता है, जलाया जाता है पौधों को, सब कुछ वहाँ पे हो रहा होता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। देखिए, इसमें तकरीबन 830 से 850 तक पार्ट्स हैं। उसमें जो मेजर पार्ट्स हैं वो हमारे 5 हैं, और उसके अलावा फिर जो है कि सेकंड B कैटेगरी के जो पार्ट्स हैं उसमें फिर जो है कि, और C कैटेगरी के मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं जिनको कम्युनिटी पार्ट्स कहते हैं वो C कैटेगरी के हैं, और जो ज़्यादा मसाइल हैं वो भी इन C कैटेगरी के पार्ट्स के हैं। उसमें कुछ हमारे यूजेज के मसाइल हैं, और कुछ जो है कि वो
आपको पता है कि हो सकता है कि मैनेजमेंट के मसाइल हों। ये बताइए, जब हम प्लान्स की बात करते हैं तो जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनकी खूबसूरती के लिए आप लोग के क्या प्लान्स चल रहे हैं फर्दर? देखिए, इसमें ग्रीन बेल्ट तो हमारी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत कम जो सिटीज़ मिलेंगे वर्ल्ड में कि आई हैव बिन टू मैनी कंट्रीज़, लेकिन आपको बहुत कम शहर मिलेंगे जिनकी ग्रीन बेल्ट पे आपको फ्लावर मिले या जो इतनी अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड हो। हमारे पास तकरीबन 4000 एकड़ की ग्रीन बेल्ट्स हैं, और अभी और भी जो है कि जैसे जैसे लाहौर ग्रो कर रहा है, हमारी ग्रीन बेल्ट्स भी ग्रो कर रही। तो इसमें अभी जो हमारी समर की जो पनीरी वो चल रही है, फिर इसके अलावा जो अभी ये समर का सीज़न होगा तो फिर जो है स्प्रिंग की पनीरी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो है कि हमारी ग्रीन बेल्ट जो है उनकी कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी अच्छा, है। पीएचए का रिकवरी टारगेट क्या है और अगले साल कितना टारगेट जो है वो कवर हो चुका है? देखिए, इस साल जो है कि वो हमारा टारगेट जो है 2 अरब और 30 करोड़ का था, लेकिन जो रिकवरी हमारी वो 2 अरब और 50 करोड़ की होगी, 2.5 अरब की। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक पौधों की जो कि फ्यूचर में आपको रिटर्न में, जैसे कहते हैं ना ROI जो होता है, छाँव वाले होते हैं, वो कौन से स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो कि आप लगाएं तो वाकई फ़ायदा भी होगा, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं? देखिए, उसमें हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और हमारे पास जो पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में एक टेक्निक आई है मियावाकी फॉरेस्ट की, जो कि जापान से जो है कि वो आई है, और स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे जगह की और स्पेस की जो है डर्थ है, डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे ये टेक्निक जो है कि वो यूज़ की जाती है, और इसमें कम एरिया में ज़्यादा प्लांट्स जो है कि वो लग जाते हैं, और उसकी बेसिक जो है कि वो यही है कि आप नेटिव प्लांट्स जो है लगाएंगे। अच्छा, पीएचए की जानिब से तफरीही मुकामात पर जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं? देखिए, जब हमारे पास कुछ तो ओकेजन्स होते हैं, जैसे ईदें हैं डिफरेंट्स, फिर 14 अगस्त है, 23 मार्च है, फिर मार्च फेस्टिवल है, फिर विंटर फेस्टिवल है। एक तो ये हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जो पार्स है वो क्राउडेड होते हैं। फिर सैटरडे संडे कुछ पार्स हमारे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, उसमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं बेहतर, बच्चों के लिए जो है कि वो बेसिक जो प्ले आइटम्स है वो इंश्योर की जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा वाटर की प्रोविज़न है कि जो साफ़ पानी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं अगेन पौधों की, तो हर साल कितना टारगेट होना चाहिए, कितने प्लांट्स जो हैं वो आपको लगाने चाहिए तो कुछ बेहतरी आ सकती है बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में? इसमें मेरे ख्याल में हर साल 2% जो है कि ओवरऑल अर्बन एरियाज में ट्री कवर जो है कि वो हमारा जो ग्रीन कवर था 2000 में ये था 36%। अभी ये श्रिंक करके तो ये चला गया 16% पे और या 14% पे, और डिफॉरेस्टेशन जो है कि वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है या ट्री कवर एरिया वो 1% है। अब 1% में भी ज़्यादातर जो ये ट्री कवर है ये उन एरियाज़ में है, जैसे आप जिलानी पार देख लें, GORs देख लें, गवर्नर हाउस देख लें, या हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये मैक्सिमम जो प्लांटेशन है ये वहीं पे है। हमारे पास जो प्राइवेट हाउसेस में है या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत कम ट्रेंड है ट्री लगाने का, और उसको तो ये एक मेजर रीज़न है। अगर हमारे पास 1 हाउस 1 ट्री भी हो जाए तो उससे भी अच्छा, हमारे जो लाहौर के पार्क्स हैं उनकी बेहतरी के लिए पीएचई के पास क्या प्लान है? देखिए, एक तो अभी हमने जो रेनोवेशन का हमारा चल रहा है, जो 5 मेजर पार्क्स है हमारे, जिसमें हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क है, जिलानी पार्क है, गुलशन इकबाल है, जल्लू, ये तो हमने रेनोवेट कर दी। इसके अलावा हमने 300 जो पार्क्स हैं वो भी कम्प्लीटली रेनोवेट कर दी, और तकरीबन इस साल के कंक्लूड होने तक ये सारे जो है एक दफ़ा पूरी तरह रेनोवेट। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए क्या प्लान कर रहा है पीएचए? देखिए, इसमें ग्रीन बेल्ट जो है इसमें डिफरेंट जो है कि वो इसकी बेहतरी यही होती है कि हम इसमें जो है कि एक तो ये जो लास्ट मंथ था माइट बी दी वार्मेस्ट मंथ ऑफ दिस होल ईयर, और उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। हॉर्टिकल्चर के हमारे कुछ जो प्लांटेशन है वो ड्राई हुई है, और दूसरा मेजर चैलेंज ये था कि जो कलर है ग्रास का उसको जो है कि वो हम उसके ड्राई होने की तरफ ना जाने दें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की है। अभी जो है कि वो पनीरी तो फ्लावर्स की लगी हुई है, और इंशाल्लाह फ्लावर्स पे जल्दी आ भी जाएगी, आ भी रही है। तो बाकी जो है इसके लिए नए प्लांटेशन की एडिशन जो है कि वो हम करते रहते हैं। बाकी जो नाइट्स पे जो है आपको पता है कि लाइटिंग और दूसरी चीज़ों से जो है इसको ब्यूटीफाई करते हैं। मॉनसून की प्रेडिक्शंस जो आ रही हैं हैवी रेनफॉल के, उसके हवाले से पिछले साल से लेकर इस साल तक
जो पिछले साल का मानसून था और इस साल का जो मानसून है उसके लिए क्या नई चेंजेस आएंगे, इनोवेशंस आएंगे? देखिए इसमें जो है कि वो एक तो हमें बारिश का फ़ायदा भी होता है और कुछ जो हमारी जगह होती है वो जहाँ पे पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो वहाँ पे हमारे लॉसेस जो है कि हॉर्टिकल्चर के वो भी होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इशू ये लाहौर का ये है कि जो वाटर है हमारा वो तेज़ी से नीचे जा रहा है और हमने जो रिचार्ज वेल वासा और हमने लगाए थे उनमें इशू ये है कि हमारे पास चूँकि आपको पता है कि वो क्लीनलीनेस का वो लेवल नहीं है, तो वो जब आपकी चीज़ें क्लीन नहीं होती तो वो जो जितने हैं वो चोक हो जाते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, लाहौरियों की जो तफरी है उसके लिए जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का इनकाद होता है, तो PHA किन किन इवेंट्स को देखता है उसके हवाले से? देखिए इसमें हमारे कुछ ट्रेडिशनल हैं, जैसे मार्च फेस्टिवल है हमारे, जश्न बहार हैं जिसे कहते हैं, फिर विंटर फेस्टिवल है, फिर हम हॉर्स शो वो करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट है ईदें हैं हमारी वो हैं। फिर इसके अलावा जो क्रिश्चियन का है वो अभी हमने फ़र्स्ट टाइम जो है इस गवर्नमेंट ने वो हमारा जो इवेंट है कैलेंडर इवेंट उसमें क्रिसमस और ईस्टर को शामिल किया है। फिर सिखों का बैसाखी का इवेंट हमने अभी करवाया है। तो वो जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इवेंट भी जो है कि अभी सेलिब्रेशन में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने शामिल करवाए हैं। PHA फूलों की नुमाइश करता है हर साल, तो उसमें अब तक क्या इक़दाम आ चुके हैं? देखिए इसमें हमारी मेजर जो नुमाइश हैं वो दो होती थी। एक हमारी पटोनिया की जो है वो होती थी वो मार्च में, और एक जो है कि हमारी जो क्रिसेंथीमम है गुले दाऊदी उसकी एग्जीबिशन होती। लेकिन अगले साल जो है कि वो इस साल में हम दो जो नुमाइशें हैं वो ऐड कर रहे हैं। एक जो ट्यूलिप है उसको जो मरी है में। जी मरी में ट्यूलिप जो है कि वो हम लगा रहे हैं, उसको लाहौर में लेके आएंगे। और दूसरा जो है कि वो रोज़ की। अच्छा, उसको लगाने का मकसद क्या है? देखिए ट्यूलिप बहुत खूबसूरत फूल है और हमारे पास चूँकि लाहौर में वेदर जो है बड़ा हार्श है तो इसकी ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए हम मरी से लेके आएंगे इसको और सिटीज़न के लिए ये एक बड़ा खूबसूरत जो है एडिशन होगा। और पहले ही हमारी जो एग्जीबिशन होती हैं ये बड़ी क्राउडेड होती है फ्लावर्स की। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है कि वो ट्यूलिप को लाइक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास लोगों की तादाद जो है कि देखने वालों की बहुत ज़्यादा होगी। ठीक। अच्छा हसन, आप क्या समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होना चाहिए ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए? इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मैं तो एकेडेमिया से हूँ तो हम तो प्रमोट भी करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का काम जो होता है वो रिसर्च होता है। सबसे पहला काम क्या वो रिसर्च करती है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके अपने मुल्क के हिसाब से। उसके बाद फिर उसके पब्लिक अवेयरनेस कि लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या क्या मसाइल हैं। तो ग्रीनरी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी इन्वायरमेंट साफ़ होगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी होंगे। हम एक बात करते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्दी माइंड्स। तो अगर आपका इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी होंगे। तो माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप की सेहत भी अच्छी होगी और आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड यू विल बी अ प्रोडक्टिव सिटीज़न इफ़ योर इन्वायरमेंट इज़ क्लीन। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इन्वायरमेंट को साफ़ रखने का, आपके ग्रीनरी का। और ग्रीनरी जो है वो जितना आप नेचर से करीब होते हैं उतना आपको एक सुकून मिलता है। इफ़ यू गो इन टू अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों जाते हैं सुकून के लिए? गर्मी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, वो जाते हैं गर्मियों में या वैसे भी जाते हैं तो वो जाते हैं दे सी द नेचर, दे ऑब्जर्व द नेचर, दे इन्जॉय द नेचर। तो जब आप नेचर के साथ ताल्लुक़ कायम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प करता है आपकी वेल बीइंग के अंदर। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है इसका। ठीक। तो ये बताइए साल साहब, जो हम बात करते हैं जो कुछ कैंपेन्स जो हैं इसी साल एग्जीक्यूट करने का जो सोचा जा रहा है गवर्नमेंट के हवाले से और वैसे भी प्राइवेटली, तो उनके एग्जीक्यूशन के हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स का बीच में कोलैबोरेशन है, उस हवाले से बताइए। जी, गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा जो सरसब्ज़ पंजाब का इनिशिएटिव लिया है, सीएम पंजाब साहब ने, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वो प्रमोट कर रहे हैं कि प्लांटेशन जो है वो की जाए। और मैंने पहले बताया कि अगर पंजाब ग्रीन होगा तो पाकिस्तान ग्रीन होगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉप एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि हर साल होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और दैट इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज। उसमें जो COP 27 हुई थी उसमें उस वक्त हमारे जो थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने कमिट किया था कि हमारे पास 2022 में बहुत फ्लड आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे L&D लॉस एंड डैमेज फंड जो था उसमें बात की थी कि हम पाकिस्तान को देंगे। तो पिछले साल दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी COP 28, उसमें मैं गया था, वहाँ पे एडवोकेसी भी हुई, वहाँ पे इस हवाले से लॉबिंग हुई। और इस साल जो है वो अज़रबैजान में कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है इस साल कि गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी जा रहा है उस कॉन्फ्रेंस पे, और उन्होंने इस दफ़ा यूथ एक्टिविस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको इंगेज किया है। स्टूडेंट्स भी हैं, बल्कि बहुत पाकिस्तान में जो भी क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के डेलीगेशन का हिस्सा होंगे COP 29 में अज़रबैजान में, और जहाँ के वहाँ पे एडवोकेसी भी करेंगे, लॉबिंग भी करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ शेयर करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, किस तरह से हम क्लाइमेट इफेक्टिव हैं और हमें किस तरह से
हेल्प जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो हमारे जैसे कंट्रीज़ को हेल्प करें और हमें जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें ताकि हम भी क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। अच्छा भट्टू साहब, आइंदा आने वाले टाइम में 2.5 करोड़ जो हैं वो पौधे लगाने का टारगेट है, तो क्या ये टारगेट कंप्लीट हो सकेगा? और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक कितनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से लोग आपको चाहिए होंगे? देखिए, इसमें अभी जो गवर्नमेंट है उसका फोकस बहुत ज़्यादा है ट्री प्लांटेशन पे, और जो वैसे अगर प्राइवेट मार्केट से आप ट्री परचेज़ करते हैं तो ये कॉस्टली एक प्रोसेस है जिसमें आपकी जो कॉस्ट है वो बिलियंस में पहुंच जाती है। तो इस दफ़ा हमने जो पहले हम थोड़ा पौधा जनरेट करते थे, लेकिन अब इस दफ़ा हम अपनी नर्सरीज़ में 2.5 करोड़ पौधा जनरेट करेंगे और ग्रेजुअली जो है इसको इन्हेंस करते रहेंगे। तो हमारी जो हमने अभी आइडेंटिफाई सैटेलाइट स्टडी से जो की हैं प्लेसेस, हमारा यही है कि हम इन सारी को जो है कि वो ज़रूर फिल कर दें और ताकि ओवरऑल जो परसेंटेज है ग्रीन कवर की वो बढ़े। सर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ, महकमा जंगलात जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव किया वो ये किया है कि फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ इसको मर्ज कर दिया है, और जो महकमा जंगलात है वो फ्री पौधे भी देता है। हमें यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा कहते हैं, बल्कि जो भी इदारे हैं, एजुकेशनल इदारे हैं, वो सिर्फ महकमा जंगलात को लिखे हैं, उनको फ्री पौधे मिलेंगे। इसके अलावा भी वो लोगों को प्रमोट करते हैं। PHA का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें ये लोगों को बताना है कि आपको बहुत सी जगहों पर पौधे फ्री मिलते हैं, आप लें और अगेन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कोशिश करें अपना रोल प्ले करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा भट्टू साहब, जो PHA के अंडर जो नर्सरीज़ हैं उनसे अर्निंग का क्या सिस्टम है, क्या यूटिलाइजेशन हो रही है या अर्निंग का कोई प्रोसेस है उधर से? देखिए, ये असल में एक साइकिल था और इस साइकिल में ये था कि निचली जो है उनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा जी वही मैं कह रहा हूँ। निचली हमने अपनी जो नर्सरीज में थी वो जो पौधे थे वो यूज़ कर लिए और पे बैक हम नहीं करते थे नर्सरीज़ को, जिसकी वजह से नर्सरीज जो है कि वो ग्रेजुअली जो है कि वो ख़त्म हो गई हमारी। अभी हमने उनको रिहेबिलिटेट किया है और उनको हमने एक पूरा सेगमेंट जो है फ्लावर्स का भी, फ्लावर शॉप भी हमने बनाई है और दूसरा जो कमर्शियल नर्सरी जो है वो भी बना रहे हैं। तो एक हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है गुलबर्ग में और दूसरी जो है अभी जिलानी पार्क में वो इस्टेब्लिश होने जा रही है। तो अच्छा हमारा फीडबैक अच्छा जा रहा है और उनको हमारी इनकम जो है उससे इंक्रीज़ हो। अच्छा, PHA की अर्निंग के क्या ज़राए हैं कि ये जो इदारा है PHA अपने पैरों पर खड़ा हो सके? देखिए, इसमें मेजर जो जब ये बनी थी तो जो इन्विसेज किया गया था वो यही था कि इसको ये सेल्फ जो रिलायंट होना चाहिए और सेल्फ जनरेशन इसको रेवेन्यू की करनी चाहिए। उसके लिए मार्केटिंग जो है वो रखी गई थी और उसमें कुछ मसाइल की वजह से जो है रेवेन्यू बैकअप क्या है, सोर्स क्या है जो इसको होल्ड करती है एज अ बैकबोन? अब वो कुछ जो कोर्ट के मसाइल थे, लेकिन अब वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन के बाद जो है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मेजर जो है हमारा रेवेन्यू का जो कंपोनेंट है वो मार्केटिंग तो है। PHA इटसेल्फ पे जो एम्प्लॉयड हैं वो किस हद तक मास्टर करते हैं इस आर्ट को कि पाकिस्तान में पौधों के हवाले से हम बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, उनकी फ्रेमिंग की बात करते हैं, तो वो इस हद तक किस हद तक क्वालिफाइड है? देखिए, इसमें जो मैसिव प्लांटेशन है या मेजर लेवल पे उसमें तो PHA के लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी जो रिसर्च है हमारे पास स्पेशली इसमें प्लांटेशन में या जो हमारी वो उस लेवल की नहीं है और उसमें कोई इतनी सपोर्ट जो है कि वो नहीं मिलती। हमारे पास हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, वो हमारे साथ 2-3 इवेंट करती है और रिसर्च जो है कि वो बेसिकली तो हमारे पास रिसर्च उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमारे पास रिसर्च जो है उसका अभी तक वो स्टैंडर्ड या वो उस लेवल की नहीं है कि हम जो है कि वो जैसे नई चीज़ें लेके आए। अभी ये जैसे मियावाकी हम लेके आए तो ये भी जैपनीज़ एक टेक्निक है और जितनी भी जो हमारे बोन साइज़ की या जितनी भी मेजर जो है अभी तक हम नेटिव को ऐसी टेक्निक्स जो है कि वो नहीं जनरेट। अभी पत्तों की में भी अभी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो सारी जो फॉरेन टेक्निक्स है उन्हीं को डेवलप करके तो उन्हीं को ही हम अब्रॉड भिजवा रहे हैं। अच्छा, लाहौर में PHA की कहाँ फ्लावर शॉप्स मौजूद हैं और इससे PHA को क्या फ़ायदा हो रहा है? अभी जो हमारी मेजर फ्लावर शॉप है वो हमारी जो जिलानी पार्क में है और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है तो उससे ज़्यादा किए हैं। वो मेरा ख्याल है कि 57% जो है कि वो हमारा 37% की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी जो रेवेन्यू जनरेशन उनकी 57% पे है। दूसरी जो है हमारी फ्लावर शॉप जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है MM आलम रोड पे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी और तकरीबन हमारा 5 जो फ्लावर शॉप है वो लाहौर में प्लान है। इसके अलावा जो बाकी मेजर सिटीज़ है वहाँ पे भी हम इस्टेब्लिश करें। अच्छा, जो महंगे फूल हैं जो सब
यूजुअली नहीं खरीद सकते, लीड क्लास ही प्रेफर करती है लेना, तो उसके लिए क्या इकदाम है, कहाँ पे वो पाए जा सकते हैं, कहाँ से लोग ले सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ जो है हमारे एग्जॉटिक और बहुत कॉस्टली प्लांट्स होते हैं और ऑब्वियसली वो एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं, तो उसकी हम एक सेपरेट नर्सरी जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक तक वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। उसमें कॉस्टली प्लांट्स हैं जिनकी प्राइसेस जो है कि वो लाखों में है, या एक एक जो पौधा है वो 3 मिलियन या 4 मिलियन जो है, उसका बेसिकली जो उस नर्सरी का जो है कि वो कमर्शियल जो है कि वो पर्पज़ है और जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो अर्निंग है, रेवेन्यू को बेहतर करना है। लेकिन ये है कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्लांट्स या वो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इनकी प्लांट्स की जो ग्रूमिंग है और उनको सही तरह से पॉलिश करना, उनकी नशो-नुमा के लिए, इसकी प्रोटेक्शन, हिफाजत, उसके लिए कहाँ पे फार्मिंग की जाती है और इसके लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो खुद से क्वालिफाइड हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई हुई है इसकी? जी, उनको किस तरह से? इसमें हमारे पास जो बोनसाई है उसकी टेक्निक जो है हमारी कनाडा से एक प्रोफेसर आई हुई हैं और शी इज़ एक्सपर्ट इन दिस टेक्नोलॉजी और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग करवाई है हमारे स्टाफ को। और बाकी जो है कि इसके अलावा बोनसाई सोसाइटी भी है, उसके साथ भी हम मिल के काम करते हैं। और बाकी जो आपको पता है पहले ये इंपोर्ट होती थी बोनसाइज, लेकिन अब जो है कि वो नेटिव इनकी जनरेशन जो है कि वो कर रहे हैं। जिन इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल होती रहती हैं। हमारे पास जो ग्रीन बेल्ट जो है उन पे स्पेशली जो ये हमारी कुछ सर्टन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हमें चैलेंजेस आते हैं, जैसे चाइना स्कीम है, वहाँ पे स्पेशली जो है इसकी एनिमल जो है उसकी काफ़ी पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज रहता है। अदरवाइज़ जो है कि वो बहुत मुश्किल है ग्रीन बेल्ट पे कब्ज़ा करना क्योंकि विजिलेंस काफ़ी ज़्यादा है पीएचए में। और इसी के साथ साथ लाहौर में अर्बन फॉरेस्टिंग के लिए कितनी साइट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट की गई हैं? देखिए इसमें पहले हम मियावाकी फॉरेस्ट लगाते थे, तकरीबन 52 के करीब हमने लगाए, लेकिन कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें पूरी जो उसकी सरफेस है या उसकी सॉइल जो है वो चेंज करना पड़ती थी, तो कॉस्टली जो, और हम चूँकि बल्क प्लांटेशन की तरफ जा रहे थे जो करोड़ों में लगा रहे थे, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर रही थी। तो अभी हमने जो है कि वो प्लांटेशन जो है कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं और तकरीबन 50 साइट्स हैं वो हमारी। लाहौर पे क्यों फोकस किया गया है ये बताइए? देखिए हमारा पीएचए जो है कि वो तो लाहौर सेंट्रिक है, तो इसलिए जो है हमारा फोकस लाहौर पे है। अदरवाइज जो है फॉरेस्ट जो है डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में जो है काम कर रहा है। ये बताइए, आप बताएं, जब हम लाहौर की बात करते हैं तो वाई स्पेसिफिकली लाहौर पे ही क्यों फोकस किया गया है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान का दिल है लाहौर और पाकिस्तान की मूवमेंट जो है हम बात करते हैं क़रारदाद पाकिस्तान, वो भी लाहौर में हुई थी। तो वट एवर स्टार्ट्स एट लाहौर, या जो भी चेंज लाहौर में होता है वो पूरे पाकिस्तान पे उसका असर होता है। तो इसलिए लाहौर को एज अ रोल मॉडल लिया जाता है और लाहौर पे काम किया जाता है। इससे मुराद ये नहीं कि बाकी शहरों की अहमियत नहीं है, बट मुराद ये है कि लाहौर से जब वो एनर्जी या जो भी आप काम स्टार्ट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो फिर स्प्रेड करता है पूरे पाकिस्तान। तो कोई डिफरेंस है कि लाहौर में अगर ये इकदाम हो रहे हैं तो चलें कराची, मुल्तान या उधर भी सेम प्रोसेस चल रहा है, कि डिफरेंस है? नहीं, वो डिफरेंस तो होता है, हर जगह की अपनी आपको देखना पड़ता है। कराची के मसाइल और हैं, मुल्तान के मसाइल और हैं, इट वेरीज फ्रॉम सिटीज़ टू सिटी, किसकी आबादी कहाँ पे, आबादी के डायनामिक्स क्या हैं। लेकिन ये है कि जो भी आप स्टार्ट करते हैं लाहौर में, वो फिर उसका असर पड़ता है ऑटोमेटिकली, इट गोज स्प्रेड्स आउट। तो लाहौर में करना इसलिए भी आसान है कि हम कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, तो लाहौर के लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव भी हैं और वो उस चेंज को अडॉप्ट भी करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। बहरहाल एक दो बातें मैं और करना चाहूँगा। एक तो समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग दिस फैंटास्टिक कन्वर्सेशन। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉर्मली बात की जाती है फैशन पे और ख़वातीन के ऊपर, ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे बात कम की जाती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समा का, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा समा टीवी को कि उन्होंने इस पे प्रोग्राम रखा और लोगों को अवेयर किया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मौज़ूआत पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ताकि लोगों को जो है लोग उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। और दूसरी एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मेरे टीचर कहते थे, बेटा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये नहीं होता कि आप एक 4 कनाल के घर में बैठे हैं और आपके पास आईफोन है और आप मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहे हैं। वो कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है कि व्हेन यू आर एबल टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर, जब आप साफ आबो हवा में सांस ले सकें। व्हेन यू आर एबल टू ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर, जब आप साफ पानी पी सकें। एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि व्हेन यू आर एबल टू गिव क्लीन एनवायरनमेंट टू योर चिल्ड्रन, और जब आप एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकें अपने बच्चों को। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज है मेरा तमाम ऑडियंस को कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम साफ़ एनवायरनमेंट दें और साफ़ पानी और साफ़ आबो हवा और
का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी सेहतमंद होंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद होंगी। तो बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड डोंट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये बताएं, जब हम बात करते हैं लाहौर की, सिंस लाहौर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ पे लोग बाकी शहरों से ट्रेवल करके आते हैं, तो पोल्यूशन और क्राउड और वो एक चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी के नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये बताएं कि ऑन द अदर साइड अगर हम बाकी शहरों पे भी फोकस करते हैं इन तमाम कैंपेन्स का, क्लाइमेट कैंपेन्स के हवाले से जब बात करते हैं, तो लाहौर में जो रश आ जाता है वो दूसरी शहरों की जानब भी रुख करेगा। सो व्हाई नॉट अदर सिटीज़ को भी हम क्यों ना रखें पार्ट ऑफ द टारगेट? नहीं, एब्सोल्युटली, इसमें कोई डिनायल नहीं है, आपको प्रमोट करना चाहिए। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्लाइमेट के हवाले से, लोगों को अवेयरनेस भी है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म में हिस्सा लेते हैं, बल्कि इनफैक्ट जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे एडवोकेसी होती है, लॉबी होती है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स या लोग इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, इसमें डिनायल नहीं है कि आप बाकी जगहों पर भी, बल्कि वहाँ पर स्पेस ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होगी। अगर हम और लाहौर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से शहरों में जहाँ पे अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटीज़ और सोसाइटीज़ डेवलप नहीं हुई, तो वहाँ पे हमारे पास ग्रीन स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे हमारे पास लैंड होगी जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रीनरी को प्रमोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, मैं इस डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और अच्छी बात है, ये बात भी है कि अगर आप वहाँ पे उन लोगों को, उन शहरों को डेवलप करेंगे तो लोग लाहौर आने की बजाय वहाँ पे उस चीज़ को एंजॉय करेंगे और लाहौर के ऊपर जो है वो रश कम होगा। अच्छा भट्टू साहब, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से दूसरे शहरों में भी इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, इनिशिएटिव तो सारे सिटीज़ में लिया गया, लेकिन चूँकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त लाहौर को, तो इसलिए मेरी जो सारी डिस्कशन है वो लाहौर सेंट्रिक है। बाकी जो बेसिक जो एम है वो यही है कि हमारे पास जहाँ से कार्बन जनरेट होती है वहीं पे हमने कार्बन सिंक जो है वो भी बनाने हैं। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से कार्बन मैक्सिमम जनरेट हो रही है, तो उसी के साथ ही हमने फॉरेस्ट्रेशन के हब जो है वो बनाने हैं ताकि वो कार्बन सिंक के तौर पे काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली, और हमें आगाही देने के लिए और इस बात से अवेयरनेस करवाने के लिए नाजरीन की भी कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज के दौरान आपको जो मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए वो कितने ज़रूरी है। यूजुअली जो हम बात करते हैं 2023 की। सो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। इस हवाले से हम चलते हैं डॉक्टर शिवाना की तरफ। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पे फ्रॉम US। शी इज़ अ लाइफ कोच ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू बी हियर अगेन। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए डॉक्टर शिवाना, जब हम बात करते हैं रीसेंट स्टेटमेंट पास बाय मिस्टर साहिल अदीम, हु इज़ इस्लामिक स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक शो में स्टेटमेंट पास किया कि 95% जो औरतें हैं वो जाहिल होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए बुशरा, जब भी कोई बात होती है ना तो उसके पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मुहर्रिकात होते हैं। मैं इस पे बात नहीं करूंगी कि उन्होंने क्या कहा, वो जो बहस छिड़ गई और आगे से जो आपने बच्ची ने उनको कन्फ्रंट किया। मुझे एक बात आप बताएं कि अगर वो ये कहते कि 95% आदमी पाकिस्तान के जाहिल हैं, तो क्या उसने इस तरह से कन्फ्रंट करना था? सो देयर इज अ डिफरेंट साइको एनालिसिस हैपनिंग हियर कि उसने जो है अगर ये कह दिया कि जी बंदे जो हैं वो जाहिल हैं, तो आप जो है आराम से बैठ जाते हैं और कोई नहीं उनके हक में उठता और खड़ा होता और कोई नहीं उनसे लड़ता कि भाई आपने कैसे कह दिया कि बंदे जाहिल हैं, औरतों को जाहिल कहा तो जी सारे खड़े हो गए। तो देखें, मैं इस बात को, मैंने वो क्लिप देखा है और उसके ऊपर मैंने बच्ची से 1-on-1 सेशन तो नहीं मैं कर रही, लेकिन उसकी बातों का जो मैंने साइको एनालिसिस किया है और उसके बखी और धेड़े और देखा कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है और क्या मुहर्रिकात है। आजकल एक और बहुत बड़ा मसला है कि आप किसी की जेन्युइननेस को पता नहीं कर सकते, या तो जेन्युइनली हर्ट हुई थी इस बात से, वो एक अलग बात है, लेकिन आजकल जब आप किसी भी इंपॉर्टेंट बंदे से कन्फ्रंटेशन करें तो आप बड़ी जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। आपको ये पता होता है कि अगर आपने ऐसी कोई बात की, अच्छा उसका अगर आप ये देखिए, अगर उसने नॉलेज सीख करना था, विजडम चाहिए थी, क्वेश्चन करना था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो बात यहाँ से नहीं शुरू करते कि आप मेरे से, हम लोगों से या औरतों से माफी मांगे। ये गुफ्तगू के आदाब नहीं होते। आज इस वक्त मैं आपके साथ कोई चीज डिफर कर दूं, मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी है, दोस्त भी, मुअल्लम और माँ बाप को तो छोड़ें, आप उनको नहीं कहते अपने से बड़े बंदे को कि भाई, या जो उसके आदाब होते हैं कुछ, उनको छोड़ दें। अगर इक्वल लेवल पे भी बात हो रही हो ना, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती आप मेरे से इसी वक्त माफी मांगे, आपने मुझे कैसे कह दिया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे हो गया। आपको अगर कुछ सीखना समझना है तो उसके आदाब हैं, आप बात करें जी कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आप इसको एक्सप्लेन करें, इसके ऊपर और रोशनी डालें। उस बच्ची ने 2-3 दफा ये बात कही, माफी मांगी। ये कोई कोर्ट तो नहीं थी ना, कोई अदालत तो नहीं चल रही थी
कि किसी को यहाँ पे ऑर्डर आया कि जी आपने माफी मांगनी है, तो उसके तरीके थे। अब अगर ये बात थी कि जी चलो अब मैं ऐसे बंदे को कन्फ्रंट करूंगी, तो देखें ये जो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं किस वजह से, अगर किसी आम बंदे से बात होती तो मैंने और आपने ये बात नहीं करनी थी। किसी इंपॉर्टेंट बंदे को किसी ने कन्फ्रंट किया तो जी ऑल ओवर द मीडिया बड़ी बड़ी हेडिंग्स आई हुई हैं जी कि ये बात हो गई, उन्होंने जाहिल कह दिया। अच्छा पीछे जो गुफ्तगू है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, उन्होंने क्या बात की, उसको सब छोड़ दिया, लेकिन उस बच्ची ने उनसे जो है इस तरह से थोड़ी सी आदाब में जरा आप कह लो कि बदतमीजी हो गई, तो जी वो वायरल हो गया। चलो माना कि वो ये उसका पर्पस नहीं था, तो ये तो इनफरादी बात थी ना, तो वो तो फिर भी हजम हो जाती है। लेकिन एज ए मुआशरा अगर हम देखें तो वो तो बड़ी डेंजरस बात है। अच्छा डॉक्टर शबाना, यहाँ पर डू यू थिंक कि एक्सट्रीम फेमिनिज्म कल्चर की वजह से मर्द और औरत एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं? मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगी थी कि वो इनफरादी बात हो जाती बच्ची की तो मैं और आप डाइजेस्ट कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई है मुआशरे की। एक जनरेशन थी हमारी औरतों की जो पिसी हुई थी, बच्चियों ने अपनी माओं को देखा है अब्यूज होते हुए, बच्चियों ने अपनी माओं को देखा हुआ है रोते हुए। अगर वो कंप्लेन नहीं भी करती थी ना, जिस घर में औरत रो रही है अपने मियाँ की वजह से, वो महसूस करती है अपने आप को विक्टिम, और उसके बाद अगर उस घर में बच्ची को जो है पीछे कर दिया गया और भाई को आगे कर दिया गया, तो वो बच्ची ने देखा है कि मेरा बाप जो है वो जुल्म कर रहा है या मेरा भाई मेरे पे जबर कर रहा है, और अपनी माँ को रोते देखा है, चाहे वो कंप्लेन करे या ना करे। ऐसे माहौल में जो बच्चियां पली बड़ी हैं, और मेजॉरिटी हमारे एक जनरेशन है औरतों की जो अपने आप को पिसा हुआ फील करती हैं, उनकी जो बच्चियां आगे से रेडी हुई हैं ना, वो पहले जमाने में वर्ड यूज होता था मिज़ोजिनिस्टिक, जिसे कहते थे जी औरतों के अगेंस्ट है, पेट्रियार्की है, मर्दों का जमाना है। आजकल हमें ये वर्ड सीख लेना चाहिए, मिजेंडरिस्ट, यानी कि अब जो है ना ये मिजेंथ्रोपी स्टार्ट हो गई है, मैन हेटर क्रिएट हो गए हुए हैं। एक जनरेशन हमारी बच्चियों की ऐसी आ गई है जो चाहते ना चाहते सबकॉन्शियसली प्री कंसीव्ड नोशन अपने जहन में ये चीज लेकर आई है कि आदमी बुरे होते हैं, हमारी माँ के साथ जो है वो ये हुआ था, और वो बागी हो गई और वो अपनी निस्वानियत को छोड़ के पहले ही अटैक करने के मूड में बैठी होती हैं कि ब्रिंग इट ऑन, आप कोई बात करके देखें, हम अभी आपका तहस नहस कर देंगे। ये एक जनरेशन हमने क्रिएट की है, तो ये ऐसा हो गया हुआ है। अब मिजोजिनी छोड़े आप, अब मिजेंडरी आ गया हुआ है, ये वर्ड सीख लें कि मैन हेटर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं। लेकिन ये बताएं डॉक्टर शिवाना, मैन हेटर्स तो ठीक है, मिजेंडरी की आपने बात की, मिसोजिनिस्ट की आपने बात की, ये जो प्री कंसीव नोशंस है इस पर तो किसी का इख्तियार नहीं है, तो कोई भी नोशन हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस टॉपिक पे हम बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू फेमिनिज्म, मैन हेट, तो इसको किसी तरीके से कम किया जा सकता है? कोई ऐसा है कि न्यूट्रल हो सके? देखिए अभी हमने एक तरफ की बात की है ना, दूसरी तरफ की बात नहीं करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो जस्टिफाई नहीं होगी ये मौजूद। मैं मिस्टर साहिल इतने बड़े स्कॉलर हैं, या मैंने उनको इतना फॉलो नहीं करती, लेकिन जो मैंने क्लिप वगैरह देखा और जो मुझे पता है थोड़ी सी रेपुटेशन के मामले में, और साथ जो है खलील रहमान साहब भी बैठे हुए थे, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड वाज वेरी रॉन्ग। देखिए बात करने का भी तो एक तरीका होता है ना, आप एक लेवल पे, आपका एक इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल है। अगर आपने जाहिल का वर्ड यूज किया, आप अगर उसी चीज को कह देते कम इल्म, तो वो बात वही हो जानी थी कि अवेयरनेस नहीं है, कम इल्मी है, तो उसकी वजह से जो है हमारे जमाने, हमारे आजकल ये मसले मसाइल चल रहे हैं। choice of words could be better, right? वर्ड्स, आप जाहिल तो देखें पढ़े लिखे भी हो सकते हैं ना, आप पढ़ लिख के भी जाहिल हो सकते हैं, आपको आदाब नहीं है, आपको गुफ्तगू के, आपको मैनर्स नहीं है, आपको किसी बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं है, तो जाहिल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, प्रेजेंटेशन शुड बी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बच्ची जो है वो किसी भी सूरत ये उसको ये कहना कि भाई जाहिल हैं, या अगर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आदमियों को जाहिल कहा जाता है तो क्या लोगों ने खड़े होना था? बात इट गोज बैक टू द सेम कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सोल्यूशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और वो एक स्लो है। अच्छा दूसरी तरफ खलील साहब ने भी बात की, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, स्लो एंटीडोट। मुझे लगता है कि वहाँ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा चल रहा है, वो तो औरतों के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। मेरा मतलब है कि उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड होता है वो तो बिल्कुल ही बियॉन्ड हो जाता है, कि अगला बंदा थोड़ा तैश में आ जाता है कि ये क्या हो गया। मतलब उसका वहां पे भी आदाब होने चाहिए दोनों तरफ से। एजुकेशन इज मस्ट। आपको अपने मर्दों को जो है वो तो हम हमेशा ही से कह रहे हैं कि उसकी तरबियत माँ करती है, माँ ही जो है वो आगे से बच्चों की तरबियत करे, अपने बेटे की तरबियत करे कि उसने आगे से इज्जत कैसे करनी है अपनी बेटियों की। और जो बेटियां आजकल आप पाल पोस रहे हैं, उनको आपने अगर माहौल अच्छा नहीं दिया तो कम अज कम आगे जाके जब उनको एजुकेट कर रहे हैं तो इस वजह से एजुकेट नहीं करें
कि अपनी नस्वानियत छोड़ना है या मर्द बन के उन्होंने जिंदगी गुजारनी है या मर्द के अगेंस्ट जिंदगी गुजारनी है, या ये कॉन्सेप्ट कि हम मर्द के बगैर जिंदा रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें अच्छा उसमें एक और बात भी थी उस पूरे क्लिप के अंदर। उस बच्ची ने 2-3 दफा ये कहा कि मैं यहाँ पे इस्लाम का लेक्चर लेने नहीं आई हुई, ये तो टॉपिक ही डिफरेंट है, मैं तो आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपने जाहिल क्यों कहा। यहाँ से एक और बात हमें पता चल रही है कि जो हमारी ये नई जनरेशन तैयार हुई है ना, ये द कॉन्सेप्ट कि मैं इस्लाम का लेक्चर नहीं लेने आई, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यहाँ से पता चल रहा है कि हम दीन से किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दूर हुए। तो ये मल्टी फैक्टोरियल चीज है, हमें दीन, दुनिया, एजुकेशन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लड़के की भी और लड़की की तरबियत घर से शुरू होती है, और एजुकेशन के अलावा जो है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर काम करें। अच्छा डॉक्टर शिवाना, आज के दौर में जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है ना, वो बन चुकी है हेटिंग मैन, लाइक हेटिंग मैन इज़ फेमिनिज्म। हालांकि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग अ फेमिनिस्ट एंड बीइंग अ मैन हेटर, बट लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया तो नो, उनको आगे से जवाब देना, रिटेलिएट करना है। तो हाउ कैन वी एजुकेट पीपल के व्हाट इज़ फेमिनिज्म बेसिकली? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि आपको पता है ना सिलेक्शन ऑफ वर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बैरियर, वो जो बैनर्स लेके चल रहे थे और उस पे लिखा हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कॉन्सेप्ट उसका ये था जी कि हमसे कंसेंट ली जाए, हमारा भी उतना राइट है कि हमारे से हमारी मर्जी पूछी जाए। लेकिन चूंकि सिलेक्शन ऑफ वर्ड गलत थी, तो वो पूरी की पूरी मूवमेंट का जो है बेड़ा गर्क हो गया, वो डाउन द ड्रेन चली गई, और जो मैसेज था वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड में वो कहीं वहां से गायब हो गया। तो इसी तरह से वो जो मैसेज अभी दे रहे थे मिस्टर साहिल, वो जाहिल के चक्कर में वो उस वर्ड में जो मेन मैसेज था वो कहीं वो भी कहीं छुप गया। बिल्कुल सही बात। डिबेट कहीं और स्टार्ट हो गई। तो यही हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है ना, वो शॉर्ट होता है। तो उसकी वजह से ये देखें कि फेमिनिज्म जो है वो तो सेरिब्रल आपकी जो पावर है उसके ऊपर औरतें बात करती हैं, मैरिट के ऊपर बात करती हैं। उनकी बात का जो मैसेज है जिससे आपने बात की रह ही गया कहीं और बात कहीं और चली गई, स्टेटमेंट कोई और वायरल हो गई, परसेप्शंस कुछ और बनना शुरू हो गए, और वो मैसेज वही का वही कहीं पे दब गया। जी, बात बड़ी अच्छी हो रही थी लेकिन किसी को पता ही नहीं कि बात क्या हुई, बात तो दब गई, इट गॉट बैरिड, पता ही नहीं है वो कहीं दफन हो गई। एनीवेज, तो सेरिब्रल पावर जो होती है आपका मेरिट के ऊपर, औरत जो है उसके ऊपर बात कर रही है कि हमारी सैलरी हमारी मेरिट पे होनी चाहिए, हमें काम करने की इजाजत, हमें बाहर जाने की इजाजत, हमें कोटा सिस्टम, हमें एडमिशन की इजाजत, हमारी जात, हमारी सेरिब्रल पावर यानी कि जो हम मेरिट लेकर आ रहे हैं हमारी एजुकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर मैं अपनी जात से कुछ करना चाहती हूँ, वो फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे फिजिकल पावर से लड़ रहे हैं कि जी मैं ज्यादा जिम जाके ज्यादा कर रही हूँ, तगड़ी हो गई हूँ। ये जो मेन मैसेज था कि मेरिट इक्वालिटी का, कि आपको जो है वो काम करने के जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज होंगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो इक्वल होंगी आपकी अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। वो तो कहीं पीछे रह गया। ये देखें डॉक्टर शिवाना कि जिस तरह से she reacted or retaliated over the other end from the audience, a girl, over that statement passed by Mr. Sahil Adeem. तो आप ये बताइए, there is no level of patience if we talk about the general audience or general masses, कि even if anything is coming from the other side which triggers your mind, so don't you think one should think twice before reacting over the fact? इसको कहते हैं बड़ी पेशेंस लेवल क्यों कम हो गया, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर तो मैं बहुत ज्यादा लेक्चर्स देती हूँ कि हमारे माशरे में आपको पता है, गाड़ी चला रहे हो, दो गाड़ियां आपस में ठुक गई गर्मी की वजह से, दोनों आदमी बाहर निकले, हाथापाई शुरू हो जाती है, बजाय कि देखें कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। हम लोग तो बात सुनते ही नहीं ना किसी की, हमने रिएक्ट करना होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करना होता। हमें अपने इमोशंस के ऊपर रेगुलेट करना क्या है वो तो आता ही नहीं है ना। हमने पॉज कैसे लेना है, हमने किसकी बात पूरी कैसे सुननी है, हमने तहम्मुल और बर्दाश्त। लेकिन डॉक्टर शिवाना, यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक बैटल चल रही है और बहुत ज़्यादा बैशिंग चल रही है दोनों पार्टीज़ को। अगर हम लड़की की बात करें, ऑडियंस की जिन्होंने क्वेश्चन किया था, साहिल अदीम को भी बहुत ज़्यादा बैशिंग फेस करनी पड़ी है कि उनकी स्टेटमेंट भी गलत थी, और जिस तरह लड़की ने आगे से रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, उसको भी गलत समझा जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों में कैसे एजुकेट किया जा सकता है? देखिए, ताली दो हाथ से बचती है। कभी भी कोई बात जो है, हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि एक पूरी फॉल्ट जो है वो किसी एक बंदे की है। अब इस बच्ची की जो फॉल्ट थी, ये टू बिगिन विद आप किसी से माफी नहीं मंगवाते। आप कौन है कि आप ये कहें कि जी ये
द स्टार्टिंग थिंग जो किसी को है ना, किसी के कहते हैं किसी के वो आप किसी को ये कह दें कि जी आप मेरे से माफी मांगे, मैं आपको भी कह दूंगी तो क्या होगा, तो वो स्टार्टअप भी उसका गलत था। और इस तरह से तो डिस्कशन स्टार्ट नहीं होती, इस तरह से डिबेट स्टार्ट नहीं होती। जो लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं ना, वो मैसेज जो उसके अंदर पूरा दब गया है, एक तो गुफ्तगू के आदाब, एक तरह से जो है हमें किसी ऐसे उस्ताद मोहतरम से, किसी का अगर कोई नॉलेज है, किसी के मुशाहिदात हैं, किसी के तजर्बात हैं, किसी ने जिंदगी गुजारी है, तो मैं भी किसी और जो मुझे लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं, तो मैं चुप करके बात सुनती हूँ। और अगर मुझे लगे कि कहीं कोई डिफरेंस है, ये बेसिक तरबियत होती है आपकी। आप बीच में ये नहीं कह देते कि आई एम बेटर देन यू आर, आई नो इट ऑल। ये जो एक हमारी जनरेशन है ना, ये जिन लोगों को ये नो इट ऑल वाला चक्कर है, वो कहते हैं आप, मैं कभी कभी पाकिस्तान जाके लोगों के साथ बैठी होती हूँ ना, छोटे जनरेशन के साथ जिनकी मैं मेंटोरिंग करती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है, मुझे अपनी डिग्रियों पे जो है वो शक होना शुरू हो जाता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि सर्जरी कैसे करनी है। आपने 20-30 साल क्या प्रैक्टिस की होनी है, आप गायनी या आप ये लाइफ कोचिंग तो हमसे सीखें। तो ये जो नो इट ऑल का चक्कर है ना, और वो जो पीछे जो तरबियत की कमी है और हमारे दीन से दूरी है, और एक किस्म की जो है ना ये इरिटेशन और अनोयंस आ गई हुई है हमारी जनरेशन के अंदर, क्योंकि पीछे जो उनकी तरबियत हो रही है, उन्होंने देखा है कि हम पीछे रह गए हैं, फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आ गया है, होपलेसनेस का एलिमेंट आ गया हुआ है, पीछे रहने की फ्रस्ट्रेशन आ गई हुई है। तो वो जो है कोई भी चीज एक्सेप्टेंस और बर्दाश्त जो है उनके पास से नहीं गुजरी हुई, वो एक पूरा टीम अप हो जाते हैं। और वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस ने उस चीज को बहुत ज्यादा आग लगा दी हुई है, क्योंकि आप वायरल हो जाते हैं, एंड जब आप वायरल हो जाते हैं तो एक तरह की एडिक्शन भी है, तो उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा होता है, ना कि उनकी तरबियत हो कि नहीं भाई दिस इज व्हाट यू आर बल्कि डूइंग। they take it as a plus point कि the more they'll speak in such a created way or aggression के आप साथ, so controversy that would be a पैदा plus करेंगे point तो for आप- people to get highlighted. Yes, जी which is the wrong एग्जैक्टली, thing. वी नीड कंट्रोवर्सी नाउअडेज, ताकि हमारी जो है वो हम ज्यादा फेमस हो जाएं। और तरबियत तो बहुत पीछे की बात है, और ये सारा कुछ कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। अगर वो बच्ची किसी और से बात कर लेती नो नेम के साथ, तो आज जो है ये बहस मैं और आप ना कर रहे होते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर हसन साहब, आप क्या कहेंगे? आपने ये स्टेटमेंट सुनी, आपने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये वायरल है और लोग तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं अपने अपने, तो आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? मैंने पूरा प्रोग्राम देखा है, इसलिए मैं दे सकता हूँ बात। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग सेंसिबल होने की बजाय सेंटिमेंटल हो गए हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग इशू। जो डॉक्टर साहब ने कहा, टोटली एग्री विद दैट, कि हमें सेंसिबल काम लेना है रादर बीइंग सेंटिमेंटल। और एक चीज़ दूसरी जो बात हाईलाइट करनी है वो ये भी है कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हर बंदे का जाविया पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। हमें आओ कि इख्तलाफ राय पे इत्तफाक करें, आओ इख्तलाफ राय पे इत्तफाक करें, तो कोई बुरी बात नहीं है। डिफरेंट ओपिनियन इज़ देयर, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और बिल्कुल ये बात भी सही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इनटॉलरेंट हो चुकी है हमारी सोसाइटी। और मेरा इस पर काफ़ी हम फोकस करते हैं कि इवन स्टूडेंट्स में, इवन हम यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं कि वहाँ पे भी इंटॉलरेंस है। सिर्फ ये नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास, पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इंटॉलरेंट हो चुके हैं। तो दैट्स अ बिग इशू। हमें इसको देखना है कि हमें बर्दाश्त को लाना है, हमें एक्सेप्ट करना है, और बहुत ज़रूरी है। और एक बात बिल्कुल इगोइस्टिक हो के बिल्कुल ही आप सामने वाले की बात सुने बगैर ही कर दें, और बिल्कुल इस तरह से आप कहीं पीछे ना रह जाए। मतलब अगर किसी की बात बुरी लगी है तो उसको देयर आर वेज टू काउंटर इट, रादर कि आप एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दें। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने जो बात की उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अब आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद तदरीस से ताल्लुक़ है कि फेमिनिज्म एक साइड पे रह गई और मैन हिटनेस एक और चीज़ आ गई है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ माशरे में आ रही है। देखें, एक कंसेप्ट है, मैं अगेन बात करूँगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक होता है इंडिपेंडेंट वुमेन। स्ट्रॉन्ग वुमेन ये है कि ख़वातीन मजबूत हों, उनको राइट्स मिलें, अपनी राइट्स की बात कर सकें, अपनी जहाँ पे काम करें उनको राइट्स। इंडिपेंडेंट का जो बात है ना, दैट इज़ विच इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि जी दे कैन लिव इंडिपेंडेंट विदाउट मैन, दे डोंट नीड मैन एट ऑल, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो एक चीज़ आ रही है अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स towards the red line, right? हाँ, towards the red line, और that's going to change the dynamics of the environment। हमारी सोसाइटी और हमारा जो माशरा है उसको बहुत ये चीज़ बड़ी हट करेगी। इंडिपेंडेंस मुराद ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंस मुराद है कि वो समझ रहे हैं कि मर्द जो हैं वो उनकी फ्रीडम में या उनकी इंडिपेंडेंस में रुकावट हैं। तो अगर हम मर्दों को साइड पे कर देंगे तो वी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। That is a kind of notion which is coming to the environment, to the society. And I think acceptance दोनों genders की होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, सोसाइटी की जब हम स्पेस दें, आप बात स्पेस दें और उसको पढ़ना चाहिए। बट हमें देखना होगा आपके माशरे के डायनामिक्स क्या हैं, आपके माशरे के अंदर रोल क्या हैं।
जेंडर रोल्स डिफाइन है वो वेरी Right. करते हैं। आप वेस्ट की एकदम से आके जेंडर रोल अप्लाई नहीं कर सकते ईस्ट के ऊपर। ईस्ट की सोसाइटी में और जेंडर रोल्स हैं, वेस्ट में और हैं, उसके हिसाब से अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, एनवायरनमेंट ऑब्वियसली और कल्चरल टू कल्चरल वेरी करता वेरी है। करता है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। जी जी राबिया। जी चलते हैं, हमने इस टॉपिक पर तो डिस्कशन कर ली, तो ताहिर भट्टू साहब आपके पास दोबारा आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो PHA का सालाना रेवेन्यू है वो क्या है? देखिए हमारा जो एक्सपेंडिचर और हमारी जो इनकम के हिसाब से टारगेट क्या इस साल अचीव हो गया? जी हमारा टारगेट जो है कि वो हमने ओवर अचीव बल्कि कर लिया है। मैंने आपको बताया कि 2 अरब और 30 करोड़ हमारा टारगेट था, 2 अरब और 50 करोड़ हम अचीव कर चुके हैं। बाकी जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 6 बिलियन से ज़्यादा 2.5 करोड़ पौधे लगाने का जो एक टारगेट है, तो आप ये बताएं कि उसके हवाले से किस फेज तक अब तक ये प्रोजेक्ट पहुंच चुका है? देखिए हमारा इसमें जो फर्स्ट फेज में तो हमने वो जनरेट करना है। अगर पौधा जो है आपका 5 और 6 फीट से कम है तो उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है उतने ही कम हो और जाए। एरियाज कौन से स्पेसिफाइड है इस हवाले से? एरिया इसमें जो है कि हमारे पास एक तो पूरा रिंग रोड है, उसके साथ हम ग्रीन रिंग रोड बना रहे हैं। फिर इसके हमारा रिवर के साथ काफ़ी एरिया है, वो उसको जो है कि वो सारे को अभी रीलाइन कर रहे हैं फॉरेस्टेशन के लिए। अर्बन फॉरेस्टिंग अभी तक कहाँ कहाँ हो चुकी है? अर्बन फॉरेस्टिंग जो मेन जो है कि हमारे पास महमूद बूटी में एयरपोर्ट पे तो हमने 50 एकड़ पे ऑलिव का भी एक गार्डन जो है कि वो लगाया है। ऑलिव गार्डन। जी जी ऑलिव गार्डन। और इसके अलावा जो है कि वो बाकी जो छोटी जो कम्युनिटी पार्ट्स हैं जहाँ पे कंजेशन आबादी की ज़्यादा है तो वहाँ पे भी हमने अर्बन फॉरेस्टेशन की है। ठीक ठीक। देखिए बताइए, ग्रीन बेल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन बेल्ट्स में अब मानसून आपको पता स्टार्ट हो गया, तो इस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा कि प्रिडिक्शंस जो है हैवी रेनफॉल की, जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो ठीक है चल रही है बारिशें, उस तरह की नहीं है जिस तरह प्रिडिक्शंस हमें आ रही हैं। ये बताएं कि गॉड फॉरबिडन अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उस वक्त जो लोग मुतासिर होंगे या जो एरियाज मुतासिर होंगे उसके लिए आप लोग ने ऑलरेडी कुछ प्री प्लानिंग मेजर्स लिए हैं? देखिए इसमें हमारी जो है कि वो बासा के साथ काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज वेल जितने भी हमने लगाए हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। तो उसके लिए फिर अभी जो एक पुराना कॉन्सेप्ट हमारे पास होता था कि हम एक पार्क में एक ग्राउंड को जो है कि वो थोड़ा उसकी डेप्थ जो है इंक्रीज़ कर देते थे ताकि जो सारा उस एरिए का पानी है, वाटर है, वो उसमें आके जमा हो जाए और जो ग्राउंड वाटर है वो बेहतर हो। तो अब अब ग्रीन बेल्ट्स की सीवरेज की जी जो जी हो जाती है बिल्कुल। उसमें तो हमने उसमें जो है कि अभी वासा के साथ जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में जाके पानी जो है बजाय ड्रेन में जाके ज़ाया हो तो हमारे जो है कि वो अंडरग्राउंड जो रिसोर्स है वाटर का वो बेहतर हो। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।